हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पीयूष मगर। तो आज के इस सेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है लॉज ऑफ मोशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं इसको, लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो आज के इस सेशन में जो हमारा पहला सेशन है, मतलब पहला जो लेक्चर है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एकदम फिजिक्स में कौन से ब्रांचेस, मैकेनिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दिस थिंग्स, जो भी बेसिक टर्म आपको पता होने चाहिए जब आप पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। कैसा होता है, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो तो उसकी बेसिक सी चीज़ें आपको, जो भी उसके बेसिक से टर्म्स उसमें आने वाली है, वो सभी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर वो बेसिक से टर्म्स क्लियर है तो वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा तो उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए उसको कभी भूलेंगे ही नहीं। और उसके डिपेंडिंग जो भी प्रॉब्लम्स या फिर न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज आते हैं हमें लॉज ऑफ मोशन इस टॉपिक के ऊपर, वो हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे फिजिक्स, जो भी हमारे नए वीडियोस आते रहते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, अगर आपको कुछ दिक्कत है या फिर कुछ टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमें कमेंट करना है। वी विल ट्राई टू अपलोड दोज वीडियोस ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द टुडेज टॉपिक। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन में, मतलब मोशन के जो भी लॉज हमें पढ़ने हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि न्यूटन्स लॉज या फिर एरिस्टोटल थे या फिर गैलीलियो ने उसमें कुछ ना कुछ जो एरिस्टोटल की जो भी उसमें कमियां थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसको गैलीलियो ने ओवरकम किया और गैलीलियो के ही लॉज यूज़ करते हुए हमें न्यूटन्स के लॉज मिले हैं, जो कि 3 होते हैं। तो ये तो बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले तो यही समझना है कि मोशन में है, बॉडी मोशन में है, मतलब कि क्या है। तो सिंपल सी बात है, इफ़ द बॉडी इज इन मोशन दैट मीन्स इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 2 कंडीशंस होते हैं बॉडी के, एक तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में है या तो वो मोशन में है। अब रेस्ट कंडीशन में है मतलब कि वो उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं करती है। इसका मीनिंग ये होता है, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। मतलब अगर बॉडी उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं करते हैं विद द टाइम, वही के वही अगर है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। लाइक दिस बोर्ड, अब ये बोर्ड उसकी पोजीशन तो चेंज ही नहीं कर रहा है विद द टाइम, तो हम लोग ये बोल सकते हैं दिस बोर्ड इज इन द रेस्ट कंडीशन। दिस कैमरा जो ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये कैमरा भी एक ऑब्जेक्ट ही है, एक सिंपल एक बॉडी ही है, फिजिकल बॉडी जिसको कुछ वेट है, बट दैट बॉडी इज नॉट मूविंग। जब तक कि हम लोग उसको मूव नहीं करते हैं तब तक वो बॉडी मूव ही नहीं होगी। मतलब कि आसान सी भाषा में कहे तो ये जब कैमरा जिससे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं राइट नाउ, इट इज इन द रेस्ट कंडीशन। जो लाइट्स मेरे साइड में लगे हुए हैं, दोज लाइट्स आर ऑल्सो इन द रेस्ट कंडीशन। तो रेस्ट कंडीशन बहुत ही सिंपल है, मतलब कि अगर बॉडी उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं करती है विद द टाइम तो उसे हम लोग बोलेंगे रेस्ट कंडीशन में। तो इसका अपोजिट बनेगा मोशन में। तो मोशन में क्या है, बॉडी विल चेंज इट्स पोजीशन, बॉडी विल चेंज इट्स पोजीशन, बॉडी विल चेंज इट्स पोजीशन विद द टाइम, विद द टाइम। अब विद द टाइम है मतलब एक बात हमेशा ध्यान में रखना है हमें, शायद आपको पता हो या फिर नहीं पता हो, जो भी फिजिक्स में होता है इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो भी चीज़ हो रही है इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन में है मतलब कि वो पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी है मतलब उसका कुछ स्पीड है, मतलब कि वो डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बॉडी एक्सेलरेशन में होती है मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वॉट एवर इट इज़ ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहाँ पे, जो भी हम फिजिक्स में बात करें तो ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। सो दीज आर द 2 बेसिक कंडीशंस। और एक तीसरा भी कंडीशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है बॉडी, फिर वो मोशन में भी हो सकती है या फिर इसमें भी हो सकती है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है वो बाद में देखेंगे, उसका सिर्फ एक सिंपल ओवरव्यू बताता हूँ मैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है मतलब कि क्या होता है, उस पर जो भी फोर्सेस एक्ट हो रही है वो फोर्सेस एक दूसरे को अगर कैंसिल करते हैं, मतलब कि उसका टोटल फोर्स ऑन दैट बॉडी अगर 0 है, मतलब अगर ये एक बॉडी है जिस पे यहाँ से मैं 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ,
यहाँ से 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब फोर्स तो बनी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों साइड में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसका टोटल सम ऑफ द फोर्सेस ऑन दिस बॉडी एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज जीरो। अगर ऐसा है मतलब टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ओके, दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बिकॉज होता है अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, इन दैट केस उस पर फोर्सेस एक्ट तो हो रहे हैं बट उसके नॉर्मल रिएक्शन भी उस कंप्लीट फोर्सेस को नलीफाई कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। बट उसका मतलब ये थोड़ी है कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे चल के देखते हैं। आज के इस लेक्चर में सिर्फ हमें बेसिक से चीज़ें पढ़नी है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल शांति से बैठ के इस वीडियो को देखना है आपको कि क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, और उसके बाद जाके जो भी मैं नोट्स इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाला हूँ उसको जाके आपको एक बार पढ़ना है। ओके, साथ ही साथ आप अदर लेक्चर्स भी देख सकते हो या फिर कोई बुक्स है उसमें भी पढ़ सकते हो। जितना आप रीडिंग करोगे आपके कंसेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि रेस्ट और मोशन कंडीशन में कब बॉडी है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स में 3 मेन ब्रांचेस है, वो है कि जो हमें स्टडी कर रहे हैं 11th और 12th में, वो है मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। अब थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट पार्ट है। आज जो हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू मोशन है, तो मोशन में जब है बॉडी तो वो स्टडी किया जाता है मैकेनिक्स में। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ बॉडी इन मोशन, बॉडी इन मोशन और इन द रेस्ट कंडीशन। मैकेनिक्स में है, मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक के, अगर आप लॉज ऑफ मोशन एक नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पहले जो भी टॉपिक्स थे लाइक वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, उसके कंसेप्ट से ये सब चीज़ें बेसिक जो भी इससे भी पहले की चीज़ें हैं वो इस लेक्चर में कवर नहीं है, तो वो आपको समझने चाहिए। उसके लिए आप बुक्स में जाके पढ़िए, इसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि लॉज ऑफ मोशन में कौन सी टर्म्स काम में आने वाली है, उसी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब मैकेनिक्स में हम लोग सीधा सीधा पढ़ने वाले हैं अबाउट द मोशन एंड द रेस्ट कंडीशंस ऑफ द बॉडी। अब मोशन में है तो उस पर क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहे हैं, वो बॉडी मोशन में है मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है, बॉडी मोशन में मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, आइदर उसकी एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है तो कौन सा टेंजेंशियल है, सेंट्रीपिटल है, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, फोर्सेस कौन से है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, नॉर्मल रिएक्शन, ऑल दिस थिंग्स दैट वी विल बी स्टडी, वो सब आ जाएगा। ये मोशन कंडीशन में है या फिर रेस्ट में है, वो सब हम लोग कहाँ पे पढ़ने वाले हैं? इन द ब्रांच मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के भी 2 पार्ट है, जैसे मैंने बोला था मोशन और रेस्ट में। अगर मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हुए अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वो पढ़ा जाएगा, दैट विल बी एनालाइज्ड इन द स्टैटिक सेक्शन। स्टैटिक सेक्शन में कब है? जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, उस पे अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो वो बोलेगा स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। और डायनेमिक कब आता है? जब बॉडी कहाँ होता है? व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। तो फिजिक्स का ब्रांच है कौन सा? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में भी 2 है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ द बॉडी। अगर रेस्ट कंडीशन में है बॉडी, उस पर हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो उसका स्टडी किया जाएगा स्टैटिक ब्रांच में। अगर मोशन में है बॉडी, दैट विल बी इन द डायनेमिक्स। बट उसका डायनेमिक्स का भी जब बॉडी मोशन में है, इन दैट केस ऑल्सो वी हैव द 2 टाइप्स, एक काइनेटिक्स होता है और एक काइनेमेटिक्स होता है। तो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों में भी हम लोग मोशन में ही, अगर बॉडी मोशन में है उसी को ही स्टडी करेंगे, मतलब काइनेमेटिक्स हो या फिर काइनेटिक्स हो, वी आर स्टडिंग अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी। बस डिफरेंस यही है कि काइनेमेटिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन कंसिडर नहीं करते हैं, कॉजेस ऑफ मोशन कंसिडर नहीं करते हैं। अब कॉजेस ऑफ मोशन मतलब कि क्या होता है? मानो अगर ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, मतलब ये पेन रेस्ट कंडीशन में है, अब मैं जब तक इस पर फोर्स ही अप्लाई नहीं करूंगा तब तक ये बॉडी मोशन में नहीं आएगी। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट से मोशन में तब तक नहीं आती है जब तक कि मैं उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, चाहे मैं इस डायरेक्शन से करूँ, इस डायरेक्शन से करूँ, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूँ। मतलब मोशन में आने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वो मोशन में क्यों आई, इसका तो कॉज हुआ ना, बिकॉज मैंने फोर्स अप्लाई किया। तो ये कॉज कंसीडर ना करते हुए अगर स्टडी करना है तो वो काइनेमेटिक्स होगा। अगर इंक्लूडिंग मतलब क्यों फोर्स में आ गई, कौन से डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया, वो मोमेंटम कैसे जनरेट हुआ,
अगर ये देखना है मतलब इंक्लूडिंग कॉजेस ऑफ द मोशन अगर स्टडी करना है तो हम लोग वो स्टडी करेंगे काइनेटिक्स में। सो कॉजेस ऑफ मोशन मतलब कि सिंपल से कहें तो फोर्सेस क्यों अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी एक्सेलरेट कैसे हो रही है, मोमेंटम कैसे जनरेट हो रहा है, बॉडी का एनर्जी क्या है, ये सब चीज़ें अगर देखना है तो हम लोग वो काइनेटिक्स में देखते हैं, बिकॉज उसमें कॉजेस इंक्लूड होते हैं। अगर कॉजेस मतलब कोई ज़रूरत नहीं हमें सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें देखना है विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, तब जाके हम लोग उसको पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। तो ये सब ब्रांचेस है फिजिक्स के जिसका एक बेसिक सा एक टर्म हमें पता होना चाहिए। ये कोई पूछता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। सो कॉजेज ऑफ मोशन मतलब मोशन में कैसे आगे बॉडी, ये अगर स्टडी करना, इसका रीज़न कंसिडर करते हुए स्टडी करना है मोशन को, तो काइनेटिक्स है। और रीज़न नहीं कंसिडर करना है विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेस ऑफ मोशन, तो वो काइनेमेटिक्स में होगा। सो अल्टीमेटली जो भी करना है हमें, जो भी पढ़ना है वो है सब मोशन के लिए, मोशन से रिलेटेड। अब मोशन और स्टेट हमने देखा है, दो स्टेट्स है, रेस्ट और मोशन में। तो बेसिकली मोशन की जब बात करते हैं तो मोशन इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। अब रिलेटिव कंसेप्ट है मतलब कि क्या, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बाहर एक विंडो से मैंने देखा है अभी अभी एक कार जा रही है, द कार इज गोइंग फ्रॉम दैट साइड। अब मेरे हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू मी दैट कार इज इन मोशन, दैट कार इज इन मोशन। जो इंसान उस कार में बैठा हुआ है उसके हिसाब से अगर उसने मुझे देखा है तो उसके हिसाब से मैं मोशन में आ गया था, बिकॉज वो तो सीधा जा रहा था, बट उसके परसेप्शन से अगर देखें हम लोग, उसके परसेप्शन से देखें सॉरी, तो मैं तो पीछे जा रहा हूँ। मतलब उसके रेफरेंस पॉइंट से मैं मोशन में हूँ, मेरे रेफरेंस पॉइंट से वो इंसान मोशन में है। तो सिंपल सी भाषा में कहे तो मोशन इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। मतलब हमें कुछ रेफरेंस देना पड़ता है जब जाके हमें पता चलता है। सबसे आसान और एक बेहतरीन एग्जांपल जो हम लोगों ने, मैंने भी, आपने भी देखा है, उसको जिया भी है, हम लोग को अच्छे से पता है। अगर हम लोग, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं तो हम लोग जब कंपार्टमेंट में बैठे होते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, जब ट्रेन मोशन में है मतलब ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है, ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में है, 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है भाई। बाहर एक गांव दिखा है, गांव में कुछ इंसान खड़े हुए थे, रेलवे गेट हम लोग कंसिडर करें तो अगर हम लोग देखें तो हमारे हिसाब से वो जो रेलवे गेट पे इंसान खड़े थे वो मोशन में आ गए थे, बिकॉज वो पीछे पीछे जा रहे थे, ऐसा हमारा परसेप्शन कहता था। उनके हिसाब से जो वहाँ पे वो लोग खड़े थे रेलवे गेट पर, उनके हिसाब से, उनके परसेप्शन से जो ट्रेन मोशन में थी, मतलब कि हम भी मोशन में थे, आ गए मोशन में। अब दूसरी बात सुनिए, इसी एग्जाम्पल में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स, जो हम लोग कंपार्टमेंट में बैठे हैं, ट्रेन मोशन में है, बट हम लोग एक दूसरे के लिए विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम लोग रेस्ट कंडीशन में हैं। बट हालांकि रेस्ट कंडीशन में नहीं है हम लोग, ये भी चीज़ ध्यान में रखना। विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन आउटसाइड द ट्रेन हम लोग मोशन में हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन इनसाइड द ट्रेन, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम लोग मोशन में नहीं है। बट हम लोग मोशन में होते हैं जब ट्रेन में जाते हैं, बिकॉज अचानक से ब्रेक दबा दिए जाए तो हमें जर्क मिल जाता है, हमें एक जर्क बैठता है। वो क्यों बैठता है? बिकॉज वी आर नॉट इन द रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन में है तो जर्क नहीं बैठता है। ओके, तो ये बाद में दिखते हैं। तो सिंपल यही ध्यान में रखना है कि मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। हमें जब भी मोशन बताना है तो हमें उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बताना ही पड़ता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि क्या, एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके हिसाब से हम लोग उसको बोलते हैं कि बॉडी आइदर रेस्ट कंडीशन में है या फिर मोशन में है। बेस्ट एग्जाम्पल हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, अब इसका रेफरेंस क्या होता है? इसका हमेशा रेफरेंस होता है ये प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस और ओरिजिन। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे डिस्टेंस है 2 और ये वाई एक्सिस के लिए डिस्टेंस है 3। मतलब फ्रॉम वाई एक्सिस इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, फ्रॉम द एक्स एक्सिस इट इज अबव द टोटल कितना डिस्टेंस है वो ऊपर है, दैट इज बाय द 3 यूनिट्स। तो ये रेफरेंस कहाँ से हुआ? ओरिजिन से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस तरह से वर्क करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बनता है 2, 3, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। तो जिस तरह से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है उसी हिसाब से हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड रेफरेंस। उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि आइदर बॉडी इज इन मोशन और इज इन द रेस्ट कंडीशन में। ओके, सो दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन और पॉजिटिव वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट,
तो वैसे ही हमें मोशन के लिए भी कुछ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करना पड़ता है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक विद रिस्पेक्ट टू मी, मेरे रेफरेंस से वो जाने वाली गाड़ी मोशन में थी, उसके रेफरेंस से मैं मोशन में था, बट जो 2-3 लोग उस गाड़ी में बैठे हुए थे उन लोग के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू देमसेल्व्स, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो लोग रेस्ट कंडीशन में थे। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल आता है, दैट विल बी द लैटर कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमेशा हमें सुनाई देगा इस लॉज ऑफ मोशन के लिए, दैट विल बी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन में है तो डेफिनेटली मोशन में अभी अगर यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी है तो उसका स्पीड कंटिन्यूअस रहेगा। इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद द टाइम, इफ द स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो कांस्टेंट स्पीड अगर है दैट विल बी यूनिफॉर्म मोशन, चाहे वो फिर कौन सा भी मोशन हो। जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, मोशन में है और उसका स्पीड अगर कांस्टेंट है, इन दैट केस वी विल से दैट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वो बनेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे सर्कुलर में हम लोग पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in that case body is performing in circular motion with the continuous speed, constant speed, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है हमें कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है, बट उसका वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट ही होनी चाहिए ऐसे जाहिर सी बात नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी चेंज विद द चेंज इन द स्पीड, वेलोसिटी कैन बी चेंज विद द चेंज इन द डायरेक्शन। अगर स्पीड या फिर डायरेक्शन में से कोई भी बदलता है तो वेलोसिटी बदल जाती है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, इफ द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, उसका स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होगी, फिर भी वो यूनिफॉर्म मोशन तो परफॉर्म करेगा ही। तो इसीलिए मैंने जब मैं बोला था कि यूनिफॉर्म मोशन में है मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, वो जो मोशन परफॉर्म करेगा उसकी ट्रैजेक्टरी डिफाइन होती है। लाइक लीनियर मोशन में कब होगी बॉडी, इफ सपोज ये रेस्ट कंडीशन में है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, इनिशियल कंडीशन इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0, बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, इनिशियल वेलोसिटी बन गई 0। अगर मैं उसको एक्सेलरेट कर देता हूँ कोई भी डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 थी, तो एक्सेलरेट करने के बाद, किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देने के बाद वो बॉडी परफॉर्म करेगी एक ही मोशन, दैट विल बी लीनियर मोशन। मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ही आने वाली है। कब, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में थी, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, बॉडी एक्सेलरेट होगी इन एनी डायरेक्शन, दैट विल परफॉर्म ओनली लीनियर मोशन। मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही उसका ट्रैजेक्टरी होगा, लीनियर मोशन में होगी। कब, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और उसको हम लोगों ने एक्सेलरेट किया। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो लीनियर मोशन में आने के लिए, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, तो लीनियर मोशन में आने के लिए उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा लीनियर, बस एक लाइन में ही होना चाहिए। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक लाइन में है, चाहे वो एक सेम डायरेक्शन हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन हो, इन बोथ केस दैट विल बी अ लीनियर मोशन ओनली। तो लीनियर मोशन के भी दो केसेस है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेट करता है तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो लीनियर मोशन ही परफॉर्म करेगा। सेकंड केस ये था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 तो नहीं है, बट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन, एक ही लाइन में है, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन हो, फर्क नहीं पड़ेगा, परफॉर्म लीनियर मोशन ही करेगा। लीनियर मतलब लीनियर मोशन में ही रहेगा, उसका ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन ही होगा। लीनियर मोशन कब होता है, व्हेन वी से दैट द बॉडी इज इन लीनियर मोशन, इफ इट इज covering, if it is going in the straight line path, in that case we say that it is in the linear motion. अब सर्कुलर मोशन में कब रहेगा, अब सर्कुलर मोशन में आने के लिए उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 तो नहीं होगा डेफिनेटली, बिकॉज इनिशियल 0 से स्टार्ट करेगा तो लीनियर परफॉर्म कर देगा। सर्कुलर में आने के लिए ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होने चाहिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ध्यान में रखना। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है तब जाके सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। व्हेन द बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, व्हेन इट कवर्स अ सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ में आने के लिए बॉडी टू बी इन अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए हमेशा उसका किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये हमेशा एक दूसरे को क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर ही होने चाहिए, तब जाके वो ट्रैजेक्टरी जो ट्रेस करेगा दैट विल बी अ सर्कुलर, और उस मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लीनियर में दो केसेस थे,
सर्कुलर मोशन में देखा है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए। पैराबोलिक मोशन कब होगा? जब लीनियर मोशन के लिए क्या था, एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक लाइन में थे, सर्कुलर में परपेंडिकुलर है। अब इससे कुछ अलग केस है, वो लाइन में भी नहीं है या फिर परपेंडिकुलर भी नहीं है, कुछ तो भी वहाँ पे इन बिटवीन एंगल्स है। कहाँ पे? वेलोसिटी एक्सेलरेशन में। इन दैट केस हम लोग उसको बोलेंगे वो पैराबोलिक पाथ कवर करता है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा होगा लाइक दिस। अब यहाँ पे ना तो पैराबोलिक पाथ जिसको हम लोग बोलते हैं, अब ये सर्कुलर में भी नहीं है या फिर स्ट्रेट लाइन में भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है वो एक दूसरे के लाइन में भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है, इसलिए वो जो फॉलो करेगा पाथ दैट विल बी अ पैराबोलिक पाथ। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हमने देखी है, जो एक बेसिक पहला ही लेक्चर है हमारे लॉज ऑफ मोशन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से एरिस्टोटल की थ्योरी है, गैलीलियो की थ्योरी है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या कहते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऑल दिस थिंग्स दैट वी हैव सीन इन दिस टुडेज लेक्चर। सो दैट्स इट। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं कि फिजिक्स में मैकेनिक्स ब्रांच है, मैकेनिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स में स्टैटिक्स और डायनामिक्स क्या होता है, डायनामिक्स में भी काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स क्या होता है। अल्टीमेटली हम लोग मोशन या फिर स्टेट ऑफ द रेस्ट को स्टडी करने वाले हैं, इसलिए रेस्ट और मोशन हमें पता होना चाहिए, जो कि हमने देखा है। मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, वो भी देखा था। उसके बाद में मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस तरह से होता है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा है। उसके बाद में मोशन है तो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, किस तरह से है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब रिलेटिव मोशन में है, जो एग्जांपल मैंने दिया है रेलवे के लिए, मतलब ट्रेन में अगर बैठे थे हम लोग, वो एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद में एक कार, जो मैंने वो भी एग्जांपल दिया था, या फिर जो भी चीज़ मोशन में विद रिस्पेक्ट टू यू, तो एक दूसरे के रिलेटिव में है। बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि मोशन इज द रिलेटिव कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर यू। एक तो रेस्ट में दिखता है या फिर मोशन में दिखता है, परसेप्शन के हिसाब से हमारे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ मोशन डिपेंडिंग ऑन द ट्रैजेक्टरी, मतलब उसका पाथ कैसा फॉलो करता है, और पाथ भी डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन में है उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे सब डिपेंड होता है। डिपेंडिंग ऑन दैट उसका ट्रैजेक्टरी होता है, और वो ट्रैजेक्टरी के हिसाब से हम लोग, अगर स्ट्रेट लाइन ट्रैजेक्टरी है, लीनियर मोशन है, जिसमें दो केसेस देखे थे, इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ, इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो के साथ। उसके बाद में सर्कुलर पाथ अगर फॉलो करता है तो सर्कुलर मोशन, उसमें देखा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। पैराबोलिक पाथ जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक लाइन में भी नहीं होंगे और परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे, जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं अक्सर, दैट विल बी द पैराबोलिक मोशन। तो उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एरिस्टोटल थ्योरी क्या है, उसके बाद में गैलीलियो थ्योरी क्या बनती है, और उसके बाद में देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये 3 टॉपिक हो गए हमारे नेक्स्ट लेक्चर की। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको कुछ दिक्कत है यहाँ तक के जो मैंने पढ़ाया है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, सो दैट वो जो भी डिफिकल्टी है आपकी, वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व ज़रूर करूँगा। ओके, और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी कहिए कि हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें। सो थैंक्स अ लॉट, वंस अगेन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।